हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो फाइनल अकाउंट है। इसको खत्म करेंगे फटाफट से। इसमें आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी कंपनी की। हम ऑलरेडी इसका फॉर्मेट क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको इसका फॉर्मेट तो आता ही होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। बट मीनिंग आपको छोटी छोटी टर्म तो मुझे पता है क्लियर होंगे कि एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी। ये तो आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से फॉर्मेट समझ लो। और एक क्वेश्चन कराऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बताऊंगी आप लोगों को। एक एक चीज बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, ताकि आप सारे क्वेश्चन आराम से पेपर से थोड़ी देर पहले भी देखोगे ना, एक दिन पहले भी देखोगे या कुछ देर पहले, तो भी आप क्वेश्चन कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमारा कंपनी का, पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ चुके हैं। वो कैसे होती थी, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज आती थी और हमारी राइट हैंड साइड पे हमारी एसेट्स आती थी। बट यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज है वो सबसे ऊपर आती है, उसके जस्ट नीचे हमारी एसेट आती है। क्योंकि कंपनी कुछ चेंज करना चाहती थी तो उसने अपने एसेट्स को नीचे रख दिया, ठीक है। क्योंकि कंपनी और सोल प्रोवाइडर में फर्क तो होता ही है, इसीलिए थोड़ा चेंजेस है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगा, जिसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर का फंड कितना है। शेयर कैपिटल क्या होता है ये भी आपको पता ही है। रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी क्लियर होगा कि ऑलरेडी जो कंपनी है पहले से कुछ रिजर्व बना के चलती है, कुछ फायदा लेके चलती है, सरप्लस वगैरह। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स हो गया। उसके बाद आता है हम लोगों का एक मिनट, हाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की। अभी शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो कहीं ना कहीं मिल चुकी है, लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। तो वो वाला अमाउंट अगर दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे, लेकिन फॉर्मेट हमारे को बिल्कुल माइंड में होना ही चाहिए। फिर हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है, नॉन करंट होती है जो हमें 1 साल के बाद चुकानी होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है। डेफर्ड रेवेन्यू लाइबिलिटीज हो गई नेट वाली। अदर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो आ जाएगा यहाँ पर। लॉन्ग टर्म कोई प्रोविजंस बनाया, जैसे किसी का कोई लगता है कि हाँ इन फ्यूचर किसी एम्प्लॉय का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी के पैसे अगर उस टाइम पे नहीं है या कुछ और भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए कंपनी पहले से ही प्रोविजंस बनाती है या और भी चीजें बनाती है। तो ये आपने क्लास 11 में पढ़ा, बट स्टिल मैंने आप लोगों को बता दिया। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी होती है। जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग, छोटी छोटी बोरिंग्स जो होती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए। अदर कोई करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोविजन बना के चलते हैं, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो, ताकि हमारे पास फंड ऑलरेडी पड़ा होगा तो हम ऑलरेडी बना के चलेंगे। तो ये ABCD जो चलता आ रही है आगे जाके काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल हो जाता है। आपको ये तो पता ही है कि जब भी हम बैलेंस शीट करते हैं तो हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज बिल्कुल बराबर आती है। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन ठीक किया। अच्छा, उसके बाद आपको स्टेप मार्किंग तो मिलेगी मिलेगी, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी नहीं भी मैच होती तो एक का बैलेंस निकालना, दूसरा एज इट इज वहां पे लिख देना। बाकी एंट्री अगर सही करी होगी तो कुछ ना कुछ तो आराम से मिल ही जाएगा। और 18 नंबर का तो आएगा ही एटलीस्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है, नॉन करंट है जिसका मकसद जो है वो कहीं ना कहीं बेचने का नहीं है, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है। जैसे फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में कौन कौन सी, जैसे टेंजिबल है। टेंजिबल एसेट्स वो वाली होती है जो हमें दिखाई देती हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और इंटेंजिबल होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और देख नहीं सकते जैसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल हो गया या फिर हमारा ट्रेडमार्क हो गया। इनको हम देख नहीं सकते ना, सिर्फ फील कर सकते हैं। बट टेंजिबल वो वाली होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सारी टेंजिबल है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपको पता है काम चल रहा है अभी, उसी पे जो कैपिटल लगा रखी है, तो वो भी तो एसेट का पार्ट है ना। क्योंकि अभी सामान या कोई भी चीज, अभी हमने कोई काम के लिए मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, वो चीज अभी चल रही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है चल रही है, लेकिन कभी ना कभी तो प्रोडक्ट बनेगा, उससे फायदा मिलेगा। तो इसीलिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारा एसेट का पार्ट होता है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये भी एक ऐसी एसेट है जो कि अंडर डेवलपमेंट है लेकिन फायदा देगी आगे चलकर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, वो भी हमारी कहीं ना कहीं एसेट का पार्ट है। डेफर्ड टैक्स हो गया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गए। ये भी हमें कहीं ना कहीं फायदा तो दे रही है, हमें इंटरेस्ट बनेगा, पैसा बनेगा, इससे इंटरेस्ट आएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स भी आ जाती है इसके अंदर, जो इसके अलावा होती है। करंट एसेट्स कौन सी होती है, करंट एसेट वो वाली होती है जो हमारी
जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट है, हमने कुछ करंट इन्वेस्टमेंट कर दी, हाल ही में कोई एडवर्टीजमेंट चला दी, लेकिन उसका फायदा हमें मिलने लग गया, तो वो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। इन्वेंट्री है, सामान है, कोई ट्रेड रिसीवेबल है, हमने कोई सामान बेचा, पैसा मिलेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब कैश है, कुछ चीजें ऐसी है जो कैश के इक्विवेलेंट साबित होती हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, एडवांसेस हो गए, अदर कोई करंट एसेट है, वो सारी की सारी करंट एसेट्स में आती हैं। मुझे लगता है आपको इतना तो क्लियर है। बाकी फिर भी मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आती होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसमें उसमें आप लोगों को ये चीज तो अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी कि मैं क्या चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये आपका पूरा फॉर्मेट था, दोनों इक्वल आने चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले, ये भी हम लोगों ने वैसे पढ़ रखा है, बस आपको गो थ्रू करना है, और मैं एक एक टर्म बता रही हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? बेसिकली सेल होती है। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, क्लास 11th में बनाकर आए हैं हम लोग। कैसे बनता था आप लोगों को पता ही है। डेबिट क्रेडिट होता था, पर्टिकुलर अमाउंट होता था, लेकिन ये कंपनी का है, वो सोल प्रोप्राइटर का था। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का है, तो कंपनी ने भी कुछ इस तरीके से फॉलो किया। और इसमें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल आएगी। इसमें भी पहले पर्टिकुलर है, नोट नंबर है। नोट नंबर अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा नोट नंबर एक्चुअल में है क्या, कहाँ यूज होता है। फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड है, ये करंट ईयर का है। उसके बाद जो अगला वाला है वो प्रीवियस का है। तो अभी सिर्फ आप फॉर्मेट पे ध्यान दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल आएगी पहले, फिर कोई अदर इनकम हुई है तो लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, नील छोड़ देंगे। टोटल रेवेन्यू आएगी फिर थर्ड में, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी सेल प्लस अदर इनकम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ रेवेन्यू एक्चुअल में होती क्या है। जैसे मान लो मैंने कोई पेन खरीदा है, मैंने सपोज पेन बेचने के लिए खरीदा था, और मुझे वो पेन 5 रुपए का पड़ा था, और मैंने उसी में 5 रुपए और जोड़ के मैंने उसको 10 रुपए में बेच दिया। तो रेवेन्यू मेरी कितनी है? 10 रुपए, जिसमें मेरा खर्चा भी ऐड है और साथ में मेरा प्रॉफिट भी ऐड है, तो उसी को रेवेन्यू बोलते हैं। इसीलिए हम सेल में इनकम को जोड़ देते हैं, तो हमारा टोटल रेवेन्यू बन जाता है। उसके बाद आता है करंट का दिया है तो वो ले लेंगे, जो भी दिया होगा। उसके बाद आएगा एक्सपेंसेस, यानी सारे खर्चे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं खर्चे तो हुए होंगे ना। अगर आपको खर्चे में जैसा हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे को हमने जितना खर्चा किया और हमें जितना मिला, अगर हम दोनों का माइनस करें तभी तो पता चलेगा ना कि हम फायदे में है, नुकसान में है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। तो कंपनी भी कहीं ना कहीं देखना चाहती है अपना प्रॉफिट लॉस, इसीलिए वो बनाती है, कंपैरिजन करती है। अच्छा, उसमें आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि हमने मटेरियल कितना कंज्यूम किया, वो वाली कॉस्ट लिखेंगे। फिर हमने कोई परचेजेस किए, ये भी तो हमारा खर्चा हुआ कंपनी का, तो वो भी लिखेगी। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में कोई भी चेंज आया, कोई इन्वेंट्री में चेंज आया, स्टॉक इन ट्रेड में आया, तो वो सब लेंगे, क्योंकि एक ना एक टाइम पे वो सामान बन जाएगा, बिक जाएगा, या आधा बन चुका है, तो वो सारा कहीं ना कहीं खर्चा ही है हमारा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस होती हैं, सैलरीज हो गई। दिहाड़ी दे रहे हैं तो हम एम्प्लॉय का बेनिफिट करा रहे हैं ना, दिहाड़ी दे रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो वो वाले खर्चे लेने हैं आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। अगर और भी कोई है बोनस वगैरह तो वो भी ले लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह आ जाएंगी यहाँ पर, वो लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, आप लोगों को पता ही है, एसेट की वैल्यू गिरने को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? तो देखो, एमोटाइजेशन किस पे लगता है? इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। जैसे किसी की गुडविल गिरती जा रही है तो वो एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल पे लगता है, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे एसेट है, एसेट कौन सी वाली है? जैसे मशीनरी हो वगैरह होगी, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन उस पे लगाया जाता है, तो वो भी तो एक खर्चा है, वो भी लेंगे। अदर कोई एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे लिए जाएंगे। फिर टोटल एक्सपेंस, मतलब जितने खर्चे हुए थे ऊपर से लेके नीचे तक सबको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिफ्थ वाले कॉलम में आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टैक्स, मतलब थर्ड माइनस फोर्थ। यहाँ पे देखो, ये थर्ड क्या है? टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू में से आपको खर्चे माइनस कर देने हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट पता चल जाएगा, तो यहाँ पे निकाल लेंगे, कितना सिंपल है। एक्सेप्शनल आइटम्स होंगी वो कुछ ले लेंगे। उसके बाद सेवेंथ वाले पॉइंट में प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, यानी फिफ्थ माइनस सिक्स करेंगे तो ये निकल जाएगा। एट्थ में मैंने आपको बता दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। नाइन्थ में आपको क्या करना है? 7 - 8 करना है, इससे हमारा प्रॉफिट निकलेगा। 7 - 8 करना है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है बिफोर वाली, और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमें क्या कर देना? माइनस कर देना, तो हमारा निकल जाएगा। उसके बाद आता है टैक्स एक्सपेंसेस, है टैक्स का खर्चा है भाई, जाहिर सी बात है, जेब से जा रहा है, माइनस कर देंगे हम लोग। करंट है या डेफर्ड है वो लिख देंगे। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस पता लग जाएगा अपने आप, भाई जितने हमने खर्चे किए। अब मैं आपको एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देके चलती हूँ। मान लो मैंने कोई शर्ट है,
वो मैंने 200 रुपए की खरीदी थी और मैंने उसी शर्ट को 500 में बेचा, तो 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। तो कैसे पता लगा? दोनों को माइनस करके खर्चे में से मैंने क्या किया, इनकम को माइनस कर दिया, तो मेरे को पता लग गया मेरा फायदा है। अगर मान लो मैंने जितने का खरीदा उससे कम दाम पे बेचूंगी तो ऑफ कोर्स मेरा लॉस होगा। तो ऐसे ही कंपनी क्या करती है, बहुत सारे खर्चों को जोड़ती है पहले और फिर अपनी सेल्स निकालती है, सेल में से कहीं ना कहीं माइनस करती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया हमें। और उसके एंड में 12th पॉइंट पे आ रहा है टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस। यहाँ एंड में आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे एक एक चीज 100% क्लियर हो जाएगी। वैसे मैंने एक एक टर्म अच्छे से क्लियर करवा दी है आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा। बस आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरा बताया गया है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा डिस्काउंटिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। टैक्स जितना परसेंट बोलोगा 50% है तो उतना निकाल देंगे, ये तो आप निकाल ही लोगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे ही करना है, निकाल देना है जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर उसके बाद अर्निंग पर इक्विटी शेयर अगर बोला गया है तो निकालेंगे कि मतलब एक इक्विटी शेयर पे अर्निंग कितनी हुई है, बेसिक है या डाइल्यूटेड है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वैसे बेसिक वाला दिया होगा तो वो तो आपको मुझे पता है निकालना आता ही है। अगर आपको शेयर की वैल्यू दे रखी है तो आपको कैसे निकालना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बीच में कुछ आप जब क्वेश्चन करने लगोगे तो बैलेंस शीट वगैरह बनाओगे तो आपको कुछ डिविडेंड्स वगैरह दिखेंगे। डिविडेंड आप लोगों को अच्छे से पता ही है क्या होते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो आपको शेयर पे एक्स्ट्रा मनी मिलती है, फायदा जो मिलता है, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी तो उसे पे करती है ना कहीं डिविडेंड देती है। तो ये कुछ एक फॉर्मेट है जो बना हुआ है, जो आपको बनाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, जो आपकी 12th की बुक में नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि वो तो आप लोगों ने पढ़ रखा था बट ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये जहां भी आपको दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा प्लस माइनस क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सरप्लस लेना है। वो जब आप क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ आ जाएगा कहाँ पे यूज होगा इसका। सरप्लस है प्रॉफिट पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पीएनएल एंड स्टेटमेंट। सबसे पहले सरप्लस अमाउंट यहाँ ऊपर लिख देंगे एज पर लास्ट बैलेंस शीट, जितना भी यहाँ पे गिवन है वो लिखेंगे। उसमें प्रॉफिट अगर जितना भी जो हमें पीएनएल में प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देना है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक तरीके से, तो लेस करना है। लेस किस किस को करना है, अगर हम कोई ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व तो भी माइनस करेंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है कोई ऑन बायबैक ऑफ शेयर, ये भी हम जो है माइनस करेंगे। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है तो भी माइनस करेंगे, मतलब डिबेंचर डीआरआर वो भी ट्रांसफर करें तो भी माइनस। रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर ये भी माइनस करेंगे। अब आपको ये तो पता ही है रिडेम्पशन क्या होता है, कि क्योंकि जब भी अगर कोई कंपनी जो है डिबेंचर वगैरह इशू करती है तो 5 साल बाद कहीं ना कहीं पैसा तो लौटाएगी ना जा करके, तो वो रिडीम होते हैं। तो उसी लिए भी हम माइनस करेंगे। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस तो मैं मान के चलती हूँ आप लोगों को आता ही होगा, बट अगर आप इसका भी डिटेल थ्योरी जानना चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी थ्योरी की। अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ, बट इक्विटी और प्रेफरेंस आपको क्लियर होगा मैं मान के चलती हूँ। और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, मतलब आपके फर्स्ट यूनिट में ये छोटी छोटी टर्म्स करा रखी हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी कराया था। इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स है वो आ जाएगा, वो भी माइनस होगा। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो भी आएगा। तो फिर एंड में आपका बैलेंस ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा जो कि ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करोगे एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। वैसे अगर आपको कोई भी और भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो डिटेल में बना दूंगी। बट ये समरी के हिसाब से बना रही हूँ ताकि जो बच्चा एग्जाम से कुछ दिन पहले तैयारी कर रहा है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा, तो आप मेन मेन कर लो, सफिशिएंट रहेगा। बाकी डिटेल में करना चाहते हो तो अलग से वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर। सो आप क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। ऑफ कंपनी, जी हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 में मैं काफी सारी वीडियोस दे चुकी हूँ, बट और भी दे दूंगी, बट मैंने सोचा कि वो तो थोड़ा लंबा चलेगा हम लोगों का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी यूनिट नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के 18 नंबर आने का चांस पूरा पूरा है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसा बता दिया जाए, मतलब जो गलतियां एग्जाम में होने वाली हैं वो ना हो, और आप कम क्वेश्चन करके भी 18 के 18 नंबर ले पाओ। तो आपको बस ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बताऊंगी, बैलेंस शीट भी बताऊंगी, और फॉर्मेट तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आओ फटाफट स्टार्ट करें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत ब्रेक लिमिटेड एज at 31st March 2009, prepare statement of profit and loss for the year ended 31st March 2009 and the balance sheet as on that date। तो देखो 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है पर्टिकुलर अमाउंट चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। अब मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगी क्या करना है कैसे करना है, ताकि आप पूरे मार्क्स ले सको। क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कौन कौन सी गलतियां जो होने वाली है वो नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले नोट टू अकाउंट करना पड़ता है। वैसे तो हम ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप में जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे तो वो अलग बनता था, लेकिन कंपनी का आप लोगों को पता है, 12th में आप इसका फॉर्मेट वैसे तो देख कर आए हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, और अभी भी बता दिया है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, यहाँ पे नाम दिया होगा कि किसका बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारत ब्रेक्स लिमिटेड था तो वो नाम लिख देंगे, ठीक है ना। जो भी नाम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो आप मेंशन कर देंगे, जो भी नाम दे रखा होगा। तो जैसे यहाँ भारत ब्रेक्स लिमिटेड दे रखा था तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है हमारा, एंड में बनता है। तो फॉर दी ईयर एंडिंग, में बहुत आराम से करा रही हूँ मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक नहीं आता है, आप लोगों को हर तरीके से हर बच्चा देख पाएगा, ठीक है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 2009 का था ये, उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। यहाँ पे आपको ईयर भी मेंशन किया गया है 31 मार्च 2009, वही मैंने यहाँ लिख दिया। ये आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ये इन्फॉर्मेशन देना थोड़ी ज़रूरी होती है ना, ताकि आपको क्वेश्चन में पता चल सके कि आप कब का बना रहे हैं। तो आओ फटाफट से यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इधर डेबिट लिखती हूँ, इधर क्रेडिट लिख दिया मैंने। स्केल अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग स्केल यूज़ कर लेना। और यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा, यहाँ पे ये कॉलम थोड़ा छोटा चलेगा आप लोगों का, और ये आपका अमाउंट का कॉलम थोड़ा ज़्यादा लेना, खुला खुला लिख देना। यहाँ पे आ गया आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका नोट्स, और यहाँ पे आपका रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे जो है लाइन डाल देनी है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है जो हमने बना दिया है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम लोग ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों को P&L स्टार्ट करते वक्त क्या चीज़ें लेनी होती है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो आओ सबसे पहले यहाँ लिखें फर्स्ट, यहाँ पे ये सब लिखना ज़रूरी होगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप किस में से किसको माइनस कर रहे हो। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, जिसको हम सेल्स ही होती है हमारी, सेल्स बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें सेल कितनी दे रखी है। तो देखो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे हमें सेल दे रखी है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी, जब भी आप लोगों के क्वेश्चन पेपर सामने आएंगे तो आप किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले तो जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आपको पेंसिल से वहाँ पे या पेन से आपको यहाँ पे पूरा मार्क कर देना है। जैसे यहाँ पे स्टॉक दे रखा था तो मैंने पूरा एरो दिखा दिया कि 60,000 का है, परचेजेस 3,20,000। इससे क्या होगा कि वैल्यू में गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि हम जल्दी में, अगर मान लीजिए यहाँ पे सैलरी लिखी है 60,000 की और मैंने जल्दीबाजी में आप लोगों ने कहीं 10,000 उतार दी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, सारी एंट्री उल्टी सुलटी हो जाएंगी। तो इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने लगे सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको पेंसिल या पेन से पूरा एरो दिखाना है कि किस में कितना दे रखा है। कभी कभी क्या होता है, कोई एंट्री जो होती है वो बहुत बड़ी लिखी हुई होती है तो हमें समझ नहीं आता कौन सा अमाउंट किसका है। तो आप पहले से ही पूरा एरो दे देंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि कितना कितना है। मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो सेल्स कितना है, तो देखो सेल यहाँ पे दे रखा है 7,70,000 का। तो यही उठा करके मुझे जो है यहाँ पे लिख देना है 7,70,000, राइट। तो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया। उसके बाद जब हमारा फॉर्मेट हम लिखते हैं, मतलब सेल्स के बाद हमारा क्या आता है, कोई अदर इनकम है तो वो देखते हैं, अदर इनकम, ठीक। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारी कोई अदर इनकम है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे खाली, ठीक है। तो देखो अदर इनकम, वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। यहाँ पे जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आप जब भी आप क्वेश्चन करने लगे तो एक बार दो बार तो क्वेश्चन को रीड करो, क्योंकि उससे क्या होगा, माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सी चीज़ दी है कौन सी नहीं दी रखी। मैं तो क्वेश्चंस कराती रहती हूँ अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन वालों स्टूडेंट्स को भी, तो मुझे पता है क्या चीज़ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या नहीं है, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स को कराती रहती तो मुझे चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग भी करने लगेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। बाकी अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं 2-3 बार तो आपको डेफिनेटली याद हो ही जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। तो अदर इनकम जो है यहाँ पे
यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन की बात करिए, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस की बात करिए, या फिर हमारे कोई इंटरम डिविडेंड की बात करिए, बट यहाँ पे हमें कोई अदर इनकम की बात नहीं दी, तो हम यहाँ पे खाली डैश छोड़ देंगे। जो चीज़ हमें गिवन नहीं होगी उसको हम ऐसे ही डैश छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग लेते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना है, आपको फर्स्ट प्लस सेकंड करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप करने लगोगे, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो घबराना मत, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझानी पड़ रही है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कराऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। और बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम आपका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, बट कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा जल्दी में समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा धीरे कराइए, तो इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे करा रही हूँ। और ये अकाउंट्स है तो इस वजह से भी। तो फर्स्ट सेकंड इसलिए लिखा था मैंने, ताकि पता चल सके कि टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा। फर्स्ट प्लस सेकंड मतलब सेल्स प्लस अदर इनकम करेंगे तो हमारी टोटल रेवेन्यू निकल जाएगी। तो जब भी हमें टोटल करना होगा, एक लाइन खींच दी हमने, फिर यहाँ डबल लाइन खींचते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल करना है। टोटल करना है तो भाई यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो यही हो जाएगा 7,70,000, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे पूरी लाइन हमने डाल दी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि हमारा एक्सपेंसेस का होता है, खर्चों का होता है। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले सेल लिखते हैं, सेल में अदर इनकम लिख दी, फिर टोटल रेवेन्यू आ गया, फिर जितने खर्चे होंगे वो लिखेंगे, है ना। क्योंकि खर्चा भी पता करना जरूरी है। भाई सेल कितनी हुई है वो हम लिख दिया है, लेकिन खर्चे कितने हैं वो भी तो देखेंगे, तभी तो पता लगेगा ना एंड में जाके कि हमें प्रॉफिट हुआ है कंपनी को या लॉस हुआ है। क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमारे कंपनी का है, सोल प्रोप्राइटर का अलग होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में हम सारे खर्चे लेंगे जो कि आप ज़्यादातर आपको डेबिट साइड पे मिल जाएंगे, है ना। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कहाँ देखेंगे, तो आपको पहले क्वेश्चन पे इसीलिए 2-3 बार रीड करने को बोला जाएगा मैंने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डेबिट साइड पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि खर्चे कौन कौन से होते हैं, खर्चे में आप लोगों के जैसे परचेजेस हो गया, फाइनेंस कॉस्ट हो गया, या फिर आपकी कोई डेप्रिसिएशन हो गया, ये भी आपका एक क्या है ना। तो इस तरीके से आपके सारी चीज़ें आएंगी। तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस मैं लिखती हूँ यहाँ पर एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर तो देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। परचेजेस है, सबसे पहला तो परचेजेस है। परचेजेस कितना है, 3,20,000 के। फिर हमें दे रखा है यहाँ पे वेजेस, ठीक है। वेजेस हो गया या सैलरी हो गया और डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा भी है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 2%, और लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। तो इस तरीके सारी इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ पढ़ते जाना है। तो आओ फटाफट से हमने देख लिया है कि कितने कितने क्या क्या लेना है। एक्सपेंसेस का यहाँ पे जो है मेन था, अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं परचेजेस। परचेजेस हमें यहाँ पे दे रखा है 3,20,000 का, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, 3,20,000। उसके बाद हमें यहाँ पर परचेजेस के अंदर कैरेज इनवर्ड अगर गिवन है तो हमें उसको भी इंक्लूड करना है, यानी प्लस करना है। तो कैरेज इनवर्ड हमें यहाँ पे 10,000 का दे रखा है, ठीक है ना। तो वो भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 10,000। तो कितना हो गया, इसका टोटल करके मैं यहाँ लिख देती हूँ 3,30,000, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें कोई ओपनिंग या फिर कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया है कि नहीं दिया, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। तो देखो सबसे पहले आता है स्टॉक। स्टॉक है हमारा, तो ये 1 अप्रैल 2008 का है, दैट मीन्स ये हमारा ओपनिंग है। ओपनिंग कितना है, 60,000 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं पहले कि वो ओपनिंग हमेशा प्लस होता है, क्लोजिंग माइनस होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैं मान के चलती हूँ आप लोगों को आती ही होंगी। ओपनिंग स्टॉक आपको मिल गया यहाँ से 60,000 का, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ मैं 60,000, राइट। उसके बाद क्लोजिंग देख लेते हैं, क्लोजिंग कहाँ मिलेगा। तो क्लोजिंग देखने के लिए हमें डेट पे ध्यान देना होता है, राइट। तो देखो ये रहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट वाला पार्ट ये लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2009 वॉज 58,000 रुपीज़। तो हमें माइनस करना होता है क्लोजिंग को, तो यहाँ लिख दो पहले क्लोजिंग स्टॉक 58,000 माइनस करेंगे। तो माइनस के लिए आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, जब सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा, दैट मीन्स आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो देखो 60,000 में से 58 को अगर हम माइनस करते हैं तो यू विल गेट 2,000, ठीक है। आप लाइन खींच देना ताकि समझ आ जाए कि आपने इसको सॉल्व करके ये 2,000 रुपये निकाले हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि और कौन कौन से खर्चे हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है ना।
तो सबसे पहले एक आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए, फाइनेंस कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन अभी आपको बताया। तो एक एक करके आगे पीछे भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सारे एक्सपेंसेस लेने, जो जो मुझे दिखते जा रहे हैं मैं भी लेती जा रही हूँ। तो आओ सबसे पहले लिख लूँ यहाँ पे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, राइट। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, ये तो हमने नॉर्मल कैलकुलेशन कर ली है, लेकिन अगर हमें वर्किंग नोट दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हम इसी के पीछे बना लेते हैं, ठीक है। तो नोट टू अकाउंट्स बनाना ज़रूरी होता है, ये तो आपको पता ही है। नोट टू अकाउंट्स, ये आपको पूरा एक एक कैलकुलेशन करके दिखाओगे तो टीचर को समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ से लाए हो ये, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं वही फॉर्मेट फॉलो करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये लाइन खींच दी मैंने एज इट इज़, और ये मेरा कॉलम बना रही हूँ मैं इसमें दो। आप लोगों को पता लग रहा होगा कि क्यों बन रहे हैं, वो इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि एक कैलकुलेशन आप लोगों को पता है, पहले दो तीन चीज़ें होंगी तो यहाँ ऐड हो जाएंगी, और जो फाइनल एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा उसका वैल्यू मैं यहाँ ले लूँगी फाइनल वाले का, ठीक है। इसलिए मैंने दो बनाए हैं। तो आओ सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे एम्प्लॉई, जिसमें ज़्यादा आ जाएंगी एंट्रीज तो उसके लिए हमें नोट टू अकाउंट्स दिखाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अब आप ये सोचो, मैंने आपको अभी सैलरीज वेजेस का नाम बताया था, ठीक है। तो वो आप डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन आप वर्किंग नोट करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, हम एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट दे रहे हैं, दिहाड़ी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो वही लेना शुरू कर देते हैं। तो आओ क्वेश्चन में देखते हैं कितना कितना दिया है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ वेजेस। वेजेस हमें दे रखी हैं यहाँ पर, कितने की दी हैं, 90,000, ठीक है। एक बार सैलरी भी लिख लेती हूँ, सैलरीज, ठीक है। और सैलरी कितनी दे रखी है, सैलरी हमें 60,000 दे रखी है, राइट। तो वेजेस यहाँ लिख रही हूँ आप लोगों को पूरा, ताकि क्लियर हो सारी का सारा चीज़ें। ये हो गया हमारा 90,000 की वेजेस और 60,000 की हमारी सैलरी। तो लाइन खींचनी पड़ेगी तभी पता चलेगा कि इन्हीं का एडिशन है, तो 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। 1,50,000 आ गया। अब इसी वैल्यू को उठा करके आपको, यानी ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सिर्फ यही है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया था, वेजेस दिए थी, सैलरी दी, क्योंकि बेनिफिट के लिए बस इतना ही था, तो हमने इसको उठा करके यहाँ पे लिख देना है डायरेक्ट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, क्योंकि आप ऑलरेडी नोट टू अकाउंट्स में ये चीज़ करके दिखा चुके हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करना है। मैं बताती हूँ कैसे। ये रहा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस था। अब इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो नोट्स है, मतलब ये वही है जो आपने पीछे नोट टू अकाउंट्स दिखाया है, तो यहाँ पे नंबर 1 है ना, तो आपको बस इतनी सी बात लिखनी है यहाँ पे, नंबर 1, और इसका टोटल बैलेंस कितना आया, 1,50,000 आया। तो 1,50,000 को यहाँ पे आपने लिख देना है, और जब टीचर चेक करने लगेगा कि 1,50,000 कहाँ से आया, तो वो नोट नंबर 1 में जाकर के पूरी कैलकुलेशन चेक कर लेगा। इसीलिए हमें पूरी चीज़ें दिखानी होती हैं, राइट। इसीलिए मैं आपको एक एक अच्छे से ये समझा रही हूँ, ताकि आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट अगर आ गया और ये चीज़ समझ आ गई आपको, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फिर से, अब देखते हैं हमारे पास और क्या क्या बचा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये वाला काम हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं, या फिर हम पहले देख लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है, यहाँ पे पूरा मेंशन कर देती हूँ। नंबर 2 में हम लोग फाइनेंस कॉस्ट ले रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट में हम लोग ज़्यादातर क्या लेते हैं, डिबेंचर्स कितने पे, डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना पे किया हम लोगों ने, है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड पे लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। जैसे ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, 2 लाख दे रखा है, यानी 6% डिबेंचर सिक्योर्ड अगेंस्ट फिक्स एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, राइट। तो आओ फटाफट से, कैलसी तो आप लोगों को अलाउड होगा, ये बात तो आपको पता ही है, तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनेंस कॉस्ट के लिए सबसे पहले लिखती हूँ डिबेंचर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट पेड, ठीक। और दूसरा लिख रही हूँ डिबेंचर इंटरेस्ट, जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। इंटरेस्ट हो गया ये यहाँ पर, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर 6
months 6 months on 2 लाख, पूरा लिख रही हूँ मैं, 2 लाख @6% पर एनम। ठीक है, तो अब ये कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो इजीली हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड कितना है ना, तो वो लिख देंगे सबसे पहले। तो कितना यहाँ पे गिवन है हमें, 6000 गिवन है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे 6000 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग अभी कैलकुलेट करें 2 लाख का 6% अगर हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है हम लोगों का, 12000 आ रहा है। लेकिन 12000 6 मंथ के लिए निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6000। तो हमारा कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6000। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे लाइन डालेंगे और ये कितना आ गया, 12000 हमारा आ गया वैल्यू। ठीक है, तो मतलब ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। जैसे यहाँ दिया होता ना 6% डिवेंचर दिया था 2 लाख का, तो 2 लाख का आपने कितना निकाल दिया, ऑलरेडी 6% दिया था, तो 2 लाख का 6% हमने निकाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। फॉर 6 मंथ्स, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि डेप्रिसिएशन वाली आपको मैंने बताई थी। डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखो लिखा भी है, डेप्रिसिएशन, है ना। और आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, एमोटाइजेशन, है ना। अगर कोई एमोटाइजेशन का कोई एक्सपेंस है वो होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे। ठीक है, बट एक प्रॉपर एक हेडिंग डालने के लिए लिखना पड़ता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें तो बस 2 ही एंट्री दिखी थी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो यानी एक तो लैंड एंड बिल्डिंग का दिखा था और एक प्लांट एंड मशीनरी का दिखा था। ठीक है, और फोर्थ वाली एंट्री में लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ किए थे 5000 के, राइट। तो ये 3 चीजें हमने ले लेनी है इसी के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेती हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। ये इंटेंजिबल पे लगते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैं मान के चलती है तो आपको आती ही होगा, जब मैंने कराया था 1 शॉट तो उसमें बताया था। तो आओ सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग। तो कितना दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2%, लैंड एंड बिल्डिंग @2%। 2% किस पे लगेगा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखा रहा है यहाँ पे, 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 3 लाख ऑन 3 लाख। ठीक है, पहले लिख लेती हूँ फिर कैलकुलेट करूँगी। उसके बाद हम लोगों का बताया गया था प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन लगेगा ऑन प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिख रही हूँ, PM लिख दिया मैंने, जो कि कितना परसेंट लग रहा है, 10%। तो @10% कितने पे लगेगा, अब हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 4,50,000 की है, 4,50,000। ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख का 2% निकालेंगे 6000 आ जाएगा। फिर आप 4,50,000 का 10% निकालेंगे तो 1 0 कम हो जाएगी, 45,000 आ जाएगा। फिर लास्ट हमें ये वाली एंट्री लेनी है, मतलब हम ये वाली एंट्री कर चुके हैं। फर्स्ट वाली हम ले चुके हैं क्योंकि ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक वाली थी। ठीक है, और सेकंड वाली हम लोग थर्ड वाली भी ले चुके हैं, डेप वाली। फोर्थ वाली भी ले रहे हैं क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ किए हैं 5000 के, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुए हैं 5000 के, तो यहाँ 5000 आ गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आप इन सबको टोटल कर देंगे तो लाइन खींच के हमारा आ जाएगा 56,000। ठीक है, ये तो आप ऐड कर ही लोगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे कुछ अदर एक्सपेंसेस, जो जो होते जा रहे हैं वो आप ऐसे एग्जाम में टिक लगा सकते हो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कितनी कितनी कैसे कैलकुलेट होनी है। अच्छा, उसके बाद है हम लोगों का 4th पॉइंट। पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर एग्जैक्ट वैल्यू उठा करके हम डाल सकते हैं अपने डायरेक्ट P&L अकाउंट में। अभी नोट टू अकाउंट्स कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस भी ले लेते हैं कि और अदर खर्चे कौन कौन से हैं वो भी सारे ले लेते हैं, क्योंकि कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, डायरेक्टर की फीस हो गई, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, वट और भी बड़े तरह के खर्चे होते हैं, टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मतलब बहुत सारे तरह तरह के अदर एक्सपेंसेस अगर गिवन है तो डाल देंगे उठा उठा के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है वो। ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलता, लेकिन आपको बस ये पहचानना है कि अदर एक्सपेंसेस में जो डाल देना है जो आपके मेन एक्सपेंसेस में नहीं आया। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो एक तो ऑडिट फीस मुझे नजर आ रहा है, तो आप ऐसे स्टार भी मार्क कर सकते हैं, ताकि आप जब क्वेश्चन करने लगो ना, पहले जब रीड कर रहे हो तो ऐसे स्टार मार्क कर लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, OE भी लिख सकते हो, मतलब ये अदर एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आप लोगों का क्या है, सैलरी हो गया था। और अब हम देखते हैं कैरेज आउटवर्ड है तो यहाँ पे लिख सकते हैं OE ऐसे, ठीक है। और डायरेक्टर की फ़ीस हो गई, ये रही आपकी जस्ट ऊपर OE लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपको सारे देख लेने हैं, वही सारे लिखने हैं। और यहाँ पे मैंने बता दिया ऑडिट फीस हो गई, डायरेक्टर फीस हो गई, यहाँ लिखना स्टार्ट करती हूँ। और देख लेते हैं और क्या बचा है। हाँ, सैलरी तो हो गई थी। इंश्योरेंस है जैसे, ये भी अदर एक्सपेंस में आता है, ये लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद और कुछ वेजेस हो गया, ये हो गया। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, OE यहाँ लिख दिया, ठीक है। मतलब इस तरीके से करना है आपको, मतलब इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना आपके लिए। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हो, बस उनको टोटल से मतलब होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अभी पता है, यहाँ पे लिख देती है 10,000 का इंश्योरेंस था, ये रहा इंश्योरेंस। उसके बाद आता है कैरेज आउटवर्ड, ये सब अब मुझे पता है आप लोगों को टर्म तो क्लियर हो गया, आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे। कैरेज आउटवर्ड कितने का है यहाँ पर, कैरेज आउटवर्ड है आपका 20,000 का, 20,000। उसके बाद आती है डायरेक्टर की फ़ीस। डायरेक्टर की फ़ीस यहाँ दी हुई है 10,000, डायरेक्टर फी 10,000 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद हमारी ऑडिट फीस आती है, ऑडिटर। ऑडिटर फीस हमारी कितनी है, तो ऑडिटर फीस है हमारी, कहाँ गई, ये रही 6,000। अच्छा, उसके बाद क्या बचा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 50,000 के, ठीक है। तो सारे खर्चों को जोड़ लेंगे, वही लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ ये तो आप टोटल कर ही लेंगे, कितना आएगा टोटल करके, टोटल करके आएगा 96,000, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ये वाला मैं ऑलरेडी जो है आपको नोट 1 में दिखा चुकी हूँ। अब देखते हैं अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, वो नोट टू अकाउंट था जो हमने एक एक कर लिया है। अब वैल्यू उठानी है और यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला डाल दिया। अब दूसरा क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का बैलेंस आ रहा है 12,000, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे। फाइनेंस कॉस्ट आ रही है हमारी टोटल करके 12,000, जो कि हमने डाल दिया। लेकिन यहाँ पे नोट ज़रूर लिखना कि नोट हमारा 2 था ये। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे लिया था डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन वाला, तो यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, बैलेंस इसका आ रहा है 56,000 आ रहा है, जो कि वर्किंग नोट 3 में है। 56,000 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने लिए थे, क्या लिए थे, अदर एक्सपेंसेस लिए थे, वो कितने के थे, 96,000 के थे। अदर एक्सपेंसेस 4 में आ रहे थे, और इसका टोटल कितना आ रहा है हम लोगों का, 96,000, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, एक एक चीज़, ताकि आप लोगों को डाउट्स बिल्कुल ना आए, ठीक है। तो ये 96 हो। सो हम लोगों ने यहाँ पे सारा लिख लिया है। अब हम क्या करना है, हमें अब हमें ध्यान से समझना है कि हम लोग टोटल रेवेन्यू पता कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कितना था, 3,30,000 है, यहाँ पे 2,000 है, और 2,000 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,32,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। 3rd माइनस 4th करेंगे तो कैसे आएगा, यानी 3rd क्या है हमारा, टोटल रेवेन्यू है, 4th कितने हैं, सारे खर्चे हैं। तो खर्चे हमारे यहाँ पे आके सारा बैलेंस को यहाँ पे प्लस कर देना है। आपको पता है इन सबको प्लस करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आओ फटाफट इसको करके देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, 3,32,000 प्लस 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 56,000 प्लस 96,000, हमारा आ रहा है 646,000, ठीक है। यानी 6,46,000 हमारा आ रहा है। तो हम इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कि हमने जब इसका यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे बात कर रही हूँ, अभी हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकाला, अभी हम पहले टोटल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है,
46,000, ठीक है, 6,46,000 आ गया हमारा। यानी हमने इन सबको प्लस करना है पहले, ठीक है, इस सबको हमने प्लस कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को माइनस करना होता है। तो अब हम इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे, थर्ड माइनस फोर्थ करेंगे। थर्ड कितना है हमारा, 7,70,000 है, जिसमें से माइनस करेंगे 646,000, तो आंसर आ रहा है हमारा 1,24,000, ठीक है। यानी हमने टोटल रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करे हैं, तो यानी कि इसमें से इसको माइनस किया है हमने। 7,70,000 में से 6,46,000 को माइनस करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1,24,000, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला है, यानी कि अभी टैक्स पे नहीं हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने ये निकाला है कि हमारे कितने खर्चे हुए थे, कितनी सेल हुई थी। तो सेल में से खर्चे माइनस करें तो हमारा आंसर आ रहा है 1,24,000। अब उसके बाद करते हैं 6 पॉइंट, जो कि हमारा टैक्स होगा, टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स के भी कुछ खर्चे होंगे, ठीक है। अब टैक्स के खर्चे भी देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है ना। तो देखते हैं टैक्स की क्या बात हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो लिखा है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 रुपीज। तो हमें क्या करना है, 50,000 लेना है भाई टैक्स है, जा रहा है, माइनस करो, 50,000 यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,24,000 में से 50,000 चला जाएगा तो कितना आएगा, 74,000 आ जाएगा। तो यही 74,000 लास्ट में लाइन डाल देंगे कि हमारा क्या होगा, 7 पॉइंट होगा, जो कि हमारा आफ्टर टैक्स बन चुका है, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, और फॉर द ईयर यानी फिफ्थ माइनस 6, फिफ्थ में से 6 को माइनस कर दिया तो हमारा ये निकल आया। यानी कि 1,24,000 में से 50,000 माइनस कर तो 74,000 आ गया। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक एक चीज़ करा दी है। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, और मैंने सारा का सारा बता दिया कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो ये रही हमारी बैलेंस शीट। अब हम इस तरीके से बनाने वाले हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट वही नाम लिखेंगे, भारत ब्रेक्स। ये तो आपने बना रखी होंगी, तो मैं मान के चलती हूँ आप लोगों को आती ही होंगी। लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009। फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा, ये हमारा पर्टिकुलर्स, और ये हमारा नोट नंबर रहेगा। ये हमारी फाइनल है नोट नंबर, और ये हमारा रुपीज़, ठीक है। ये हो गया। बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है, इस तरीके से है। तो फॉर्मेट आप लोगों को याद ही होगा। तो ये बैलेंस शीट का है। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नोट टू अकाउंट्स भी तैयार करना है। तो नोट टू अकाउंट्स तैयार करने के लिए भी हमें पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो मैं अलग पेज पे बना रही हूँ यहाँ पे, नोट टू अकाउंट्स बैलेंस शीट। मतलब ऊपर लिख देना है कि आप नोट टू अकाउंट किसका बना रहे हैं, बैलेंस शीट का बना रहे हैं, पीएनएल जो भी है। फिर से वही आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे इस तरीके से। ये आपका वही कैलकुलेशन है कि आपको 2-4 कैलकुलेशन करनी है तो इधर कर लो, फाइनल वाली आपकी यहाँ जाएगी, और यही फाइनल उठ के वहाँ पे आपकी मेन बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। इसके पीछे बना लेंगे अगर जगह बचेगी तो, मतलब अगर एंट्री ज़्यादा होंगी तो, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल वाली है जो हमने लिख दिया है यहाँ पर। सबसे पहले हम हेडिंग वगैरह डाल लेते हैं। ये तो हमें पता है क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आता है, ये तो पता ही है आपको। शेयर होल्डर के फंड्स आ जाते हैं। जो जो होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालेंगे, सब चीज़ें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें नहीं लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स पे आते हैं। नोट टू अकाउंट्स ये रहा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को नोट टू अकाउंट्स में पहले फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ें देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट का क्वेश्चन यहीं से चालू होता है। ये आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी ऑथराइज, इशूड या पेड अप कैपिटल गिवन है तो लिखेंगे, नहीं पता
तो खाली छोड़ देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो गिवन होगा बस वही डालना है, जो नहीं है उसको नील या ऐसे लाइन डाल के छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना एक बार नज़र मार लेते हैं क्रेडिट साइड पे कि हमें क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है हमारे को रिलेटेड टू शेयर। तो हम देख लेते हैं एक बारी। सेल्स हैं ये, तो सीकिंग फंड है, ये रहा शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 5 लाख। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है शेयर से रिलेटेड। जब आप पेपर में क्वेश्चन करने लगेंगे तो वहाँ पर आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं कि ये चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी या पीएनएल में जाएगी। इससे क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाता है, टाइम कम लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, फॉर्मेट देख के हो जाते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है इनमें। टाइम को बचाने के लिए आपको क्वेश्चन वैसे ही पढ़ा आपने, सीधा सा आपने लिख देना है बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसे लिख दिया बैलेंस शीट, पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल लिख दिया, दोनों में जाएगा दोनों लिख दिया, इस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑथराइज से। शेयर कैपिटल मैंने यहाँ लिखा, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं दिखा, मुझे यहाँ पे बस शेयर कैपिटल फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दिखा, तो ठीक है, ये नहीं है, इसको खाली छोड़ दूँ। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने सब्सक्राइब पर, ठीक है, तो यहाँ लिखती हूँ मैं इशूड हो गया, सब्सक्राइब एंड पेड अप लिखती हूँ, कितना है हम लोगों का 5 लाख है, और 5 लाख है और 10 ईच है। तो आप लोगों को, मैं तो ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को इतना तो आता ही होगा कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, तो ये तो मैं मान के चलती हूँ आता ही होगा। तो सीधा मैं यहाँ पे एंट्री डाल देती हूँ, यहाँ पे लाइन डालती नहीं था, ये 5 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने कि कैसे निकाला, 50,000 इक्विटी शेयर्स @10 ईच, ठीक है। 5 लाख को डिवाइड दोगे आप 10 से तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ये तो मुझे पता है, आपको आता होगा, फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट होता है, पहले हम नोट टू अकाउंट करते हैं, फिर हमें इजी हो जाएगा चीज़ें डालना, है ना। तो देखो नंबर 2 में मैं लिख लेती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मेट की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, अब हम देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे ही गिवन है, सरप्लस अकाउंट दे रखा है 63,100, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर कोई प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है तो उसको प्लस कर देंगे, कोई भी डिविडेंड हो उसको माइनस कर देंगे। याद रखना, डिविडेंड माइनस होगा, प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक। तो ये हमें ऑलरेडी मिल गया है, इसको यहाँ उठा के डालते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले सरप्लस ले लेती हूँ मैं। वैसे तो पूरा लाइन भी लिख सकते हो, सरप्लस अकाउंट 1 अप्रैल 2008 दिया हुआ था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पूरा लिख देना। मैं अभी सिर्फ ओनली सरप्लस लिख रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग सोचोगे मैम ने बोर कर दिया हमें, बट क्वेश्चन कराना है मुझे ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो। ये डाल दिया मैंने। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो अभी हमने निकाला है, कितना निकाला था, 74,000 निकाला था पीएनएल के अंदर, क्योंकि वो जरूरी डालना है हमने, प्रॉफिट ऐड होगा, प्लस का साइन लगा दिया। कितना था, 74,000 था, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 1,37,100 आ जाएगा। मैंने वैसे लाइन डाल दिया, लाइन डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर करने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। अगर कोई डिविडेंड है तो माइनस करेंगे। अब देख लेते हैं डिविडेंड की कौन सी बात यहाँ पे बोली गई है, अगर बोली गई है तो लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर बताया गया है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड फाइनल डिविडेंड @9% ऑन इक्विटी शेयर इज द एडिशन टू इंटरम डिविडेंड इज टू प्रोवाइडेड। सो हम देख चुके हैं कि हमें क्या क्या लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो इंटरम डिविडेंड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितना है क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं एक बार। इंटरम डिविडेंड हमें कितना गिवन है, तो इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 30,000 गिवन है, और एंट्री के अकॉर्डिंग हमें 9% निकालना है इक्विटी शेयर का। तो फटाफट निकाल देते हैं। तो कितना है हमारा, यहाँ पे दिया गया है, तो शेयर कैपिटल कितना था, 5 लाख था, 5 लाख का 9% भी निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फटाक से। तो यहाँ लिखती हूँ मैं कि अब हमें माइनस करना है इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, ठीक है। इंटरम डिविडेंड हमारा कितना आ रहा है, 30,000 अभी क्वेश्चन में देखा, और 9% निकालना था किसका, 5 लाख का, 5 लाख का, तो वो कितना आ रहा है, 45,000 आ रहा है, ठीक है। 45,000 यहाँ डाल दिया। उसके बाद हम ले लेते हैं अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स, ठीक है। जल्दी में लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो रही है। डिविडेंड टैक्स हो गया। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्लस माइनस होंगे, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया क्या क्या चीज़ें प्लस माइनस होनी है। तो लेस करने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई थी। फिर से देख लो क्या क्या यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेना, आराम से समझ आ जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ
ऑन इंटरिम डिविडेंड, ऑन इंटरिम डिविडेंड एट द रेट 17% था अभी क्वेश्चन में पड़ा कितने का, 45,000 का, जो कि अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा है। तो सबसे पहले हमें इंटरम डिविडेंड अगर हम देखें क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें इंटरम डिविडेंड दिया है 5100 का, तो ये फटाफट से डाल देते हैं 5100। तो 5100 यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि दोनों को ऐड करके फिर लेके जाएंगे इसको, 5100 हो गया, ठीक है। 5100 और यहाँ पे 17% निकालेंगे, 45,000 का आप निकालेंगे तो आएगा 7650, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है तो आएगा 12,750, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ी है तो मैं जैसे इसके पीछे कर दूंगी और यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे जब टोटल होगा तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं और क्या थी हमारा यहाँ पे, एक एंट्री और बताई गई थी ट्रांसफ़र वाली, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना ट्रांसफ़र वाली कौन सी, जो मैंने अभी रीड करके बताई थी आप लोगों को। तो यहाँ लिखते हैं ट्रांसफ़र टू सीकिंग फंड, ठीक है। तो ट्रांसफ़र टू सीकिंग फंड आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व भी था, GR लिख दिया जनरल रिजर्व, वो हमारा था 25,000, ठीक है। 25,000 हो गया। तो अब हम तीनों को जोड़ देंगे, वैसे तो हमें सारा माइनस करना है लेकिन आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि पहले प्लस करते हैं उसके बाद एग्जैक्ट माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 1,22,750, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसके पीछे कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन में खींच रही हूँ विदाउट स्केल, आप लोग इसको बना लेना। यहाँ पे अमाउंट लिख रही हूँ, यहाँ पे भी अमाउंट है, ठीक है। ये इतना हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक। यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ ताकि पता लग जाए कहाँ से आया है ये। उसके बाद आते हैं जनरल रिजर्व पर। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व है हमारा एज ऑन 1 अप्रैल 2008, ठीक। अभी देखा था हमने कितना है, देख लेते हैं। नहीं तो जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हम लोगों का ये रहा 78,000 का गिवन है। तो यहाँ डाल देते हैं सबसे पहले 78,000, ठीक। सीकिंग फंड वाला अभी मैंने आप लोगों को कराया था, वो कितना था, 25,000 था, डायरेक्ट डाल दो, वही एंट्रीज आ रही है, प्लस कर देना। तो ये आपका आ जाएगा 1,04,000, ठीक है। हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1,37,100 में से माइनस करेंगे 1,22,750 को। तो इसको माइनस करके हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, मैं लाइन डाल के यहाँ पे बैलेंस लिख देती हूँ यहीं पर, ठीक है। जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरा 14,350 रुपीज़, ठीक है। तो ये मैंने पूरा लिख दिया। इसके आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो जनरल रिजर्व तक मैंने यहाँ करवा दिया है। अब हम देखते हैं जनरल रिजर्व हमारा कितना है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हमारा दिया गया है यहाँ पर क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 78,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 78,000 सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, 78,000 इधर लिख दिया मैंने, 78,000। उसके बाद आपको प्लस करना है प्रॉफिट, ठीक है। जो भी ट्रांसफ़र की एंट्री हमने अभी पढ़ी थी, ट्रांसफ़र प्रॉफिट, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जो कि कितना था अभी 25,000, ठीक है। अभी हमने देख लिया था एंट्री। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं अपना, इसको कर लेते हैं ऐड, तो हमारा आ गया 1,03,000, ठीक है। तो ये आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो कि हमारा सीकिंग फंड है, जो एंट्री हम लोग पढ़ चुके थे सीकिंग फंड वाली। तो सीकिंग फंड हम लोगों का आर जा रहा है 90,000, ठीक है, जो हमने पीछे अभी देखा भी था और क्वेश्चन के अंदर दिया था। उसके बाद हम लोग ऐड कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन सीकिंग फंड आउटस्टैंडिंग, ये भी हमने देखा था कितना कितना दिया हुआ था। पहले तो 90,000 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आता है 2,000, फिर 2,000, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे कोई अगर एप्रोबेशन दिया गया है तो, ठीक है। तो 10,000 हम वो लिख देते हैं, हमारा 10,000 है, तो 10,000 हमारा यहाँ पे आ गया। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,04,000 हमारा आ जाएगा। लाइन डाल देंगे, समझ आ जाएगा ये हमारा यहाँ से आया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट पे, जो कि हमारा थर्ड वाला आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट में लिखा है मैंने, जिसमें हमारी फिक्स एसेट्स आती हैं। फिक्स एसेट हमारी देख लेंगे हम कितने की दी हुई है हमें, ठीक है। तो फिक्स एसेट पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वो हमें क्वेश्चन के अंदर ही मिलेंगी सारी, एक एक चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाती है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे जो है
वो कहीं ना कहीं ढूंढना रहता है कि कहाँ पे वो एंट्री जो है आपको प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले 6% जो डिबेंचर है ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, कितना दिया हुआ था यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, तो बार बार वही एंट्रीज हैं, बार बार मैं रिपीट करती जा रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट करती जा रही हूँ कुछ कुछ एंट्रीज, ताकि मैंने आपको, क्योंकि ऑलरेडी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी समझा दिया है, तो आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लॉन्ग टर्म जो है इसको मैं डायरेक्ट यहाँ डाल देती हूँ 2 लाख। ठीक है, अच्छा तो हम लोग एक काम करते हैं, ये डालने से पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पीछे बैलेंस दिए गए थे उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,21,350 आ जाएगा। ठीक है, लाइन डाल देंगे ताकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, जो हमने पीछे वाली एंट्रीज को मिला के किया। ठीक है ना, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे 2 लाख आ गया। उसके बाद लेते हैं हम अपनी एंट्री नंबर 4 है अदर करंट लाइबिलिटीज़। इसमें आपको पता है क्या आता है, अभी बताया था, सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कि हमें कितना दिया गया था, एक अमाउंट हमें 25,000 का दिया गया है और एक हमें 6,000 का दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को करेंगे कितना आ जाएगा 31,000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम करते हैं अपना 5th वाली एंट्री पे चलेंगे अगर, तो वो आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में वही वाली सारी एंट्री आएंगी डिविडेंड वाली, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कितना कितना बैलेंस दिया था। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, जितना तो कितना था 50,000 था, डाल दिया। उसके बाद प्रपोज फाइनल डिविडेंड कितना था 45 था, ये भी आपको बता दिया था, अभी ऑलरेडी क्लियर करवाया है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 17% था जो हमने एंट्री में पढ़ा था, तो 45,000 का हमें क्या करना है, इसी का निकालना है। 45,000 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था 17%, निकालेंगे कितना आ जाएगा 7650 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1,02,650, लाइन डाल देंगे, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे हमारा काम हो गया। उसके बाद हम चलते हैं टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। ये बड़ा फॉर्मेट है, जैसे आप लोग याद करेंगे आपको सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। वही लैंड एंड बिल्डिंग फिर से आ गया, फिर से वही एंट्री, बार बार क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आप लोग फिर बोलेंगे कि मैम वीडियो को बहुत लंबा कर दिया। अभी हमने देखा था लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना लगा था, हमारा 2% का लगा था, और जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी उस पर 10% था। तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ और आप लोगों को पता है बैलेंस शीट में जो भी एक्स्ट्रा चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन होता है हमेशा माइनस करते हैं और जो एप्रिसिएशन होता है प्लस है, तो मैं मान के चलती हूँ आपको आता ही होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग है, कितने का था 3 लाख का था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, जिसमें से 6,000 का उसका डेप्रिसिएशन था, जो कि हम माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2,94,000 की। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, प्लांट एंड मशीनरी थी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 4,50,000 की, जिसमें हमने डेप लगाया था 10% का, जब हमने PNL कर रहा था 45,000 तब भी देखा था हमने, तो कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 4,05,000। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग आपस में प्लस करेंगे दोनों को, तो आ जाएगा 6,99,000। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देख लेते हैं इंटेंजिबल। ठीक, 7th पॉइंट पर आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। हमारी कौन सी थी, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे कि ये रही गुडविल, जो एंट्री बार बार रिपीट हो रही थी वो मैं अपने आप ही सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो नहीं आती है वो आपको बता रही हूँ। गुडविल है कितनी है 1,40,000 की है, तो 1,40,000 उठा करके आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल डाल देंगे, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कोई चेंजेस नहीं होंगे तो डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, प्लस माइनस करना तो पहले यहाँ करके फिर आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद एंट्री नंबर 8 है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारा सीकिंग फंड आता है। सीकिंग फंड आता है इन्वेस्टमेंट, जो कि कितना था 1 लाख पे 4% @ 4% निकालेंगे तो देख लेते हैं कि हम लोगों को जो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिवन होगा सीकिंग फंड का। तो सीकिंग फंड में हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कितना, यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 4% के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है 1,40,000 के 90,000। इसको लाइन डाल देते हैं पहले, 90,000 होगा, मतलब ये इंटेंजिबल पूरा क्लियर हो गया। फिर लॉन्ग टर्म आता है हमारा, ठीक है, जो कि 90,000 हमें गिवन था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम लिखते हैं अदर करेंट एसेट्स, उसमें आता है इंटरेस्ट ऑन 4%, वही गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटी जो हमने अभी एंट्री पढ़ी थी। कितना, फॉर हाफ ईयर, आधे साल के लिए एंट्री पड़ी थी ना, तो कितने की थी वो 1 लाख की थी। अभी हमने देखा था 1 लाख का हम निकालेंगे 4 कितना करेंगे 10 × 1/2। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 2,000। ठीक है, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी देखे थे कैसे निकलेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की एंट्री हमें ऑलरेडी यहाँ पे बताई गई थी, जो मैंने आपको बताई है, दिया गया यहाँ पे 20,000 दिया गया है। ठीक है,
तो 20,000 दिया गया है। अगर कोई राइट ऑफ की एंट्री है तो उसको माइनस करेंगे, और राइट ऑफ हमें ऑलरेडी बता रखा है 5,000 का, ठीक है। तो फिर से बार बार वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी देखी थी। तो कितना है, तो हमें 20,000 में से 5,000 माइनस करना है राइट ऑफ वाला, तो 15,000 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बस इन 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया, 17,000 हो गया। बस लाइन खींच देंगे, हमारा ये हो गया। तो हमने वर्किंग नोट जो है, नोट टू अकाउंट्स पूरा कर लिया। बस उठा करके हमें मेन जो है डालना है फटाफट से अब, ठीक है। तो आप फटाफट से डालते जाएंगे। मैंने ये फॉर्मेट पहले से तैयार कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है। अब हमें नोट देखना है और फटाफट से डालना स्टार्ट करना है, ठीक। देखो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये नोट्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इधर की साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखना है कौन से नोट में, आपको उठा करके यहाँ पे डाल दें 1 2 3 4 कौन सा वाला है, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाला था, उसके बाद शेयर कैपिटल था, और यहाँ पे कितना है, तो शेयर कैपिटल में कौन सा था, अभी हमने फर्स्ट में सॉल्व किया था, और रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड में किया था। कितना बैलेंस आ रहा था, ये रहा हमारा, ये कितना आ रहा है 5 लाख। तो ऐसे लिख देती हूँ मैं, 5 लाख आ रहा है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जब हमने सॉल्व किया था तो आ रहा है 2,21,350 आ रहा था। दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 7,21,350 आ रहा है। लाइन डाल देंगे, काम खत्म, मतलब टोटल हो गया। नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमने थर्ड वाले में सॉल्व करी थी, यहाँ लिख देती हूँ 3 नंबर पे, और जो कि 2 लाख की आ रही थी, ठीक है। लाइन डाल देंगे, काम हो गया यहाँ पर। उसके बाद करंट लायबिलिटी अगर की बात करूँ तो मैं ट्रेड पेबल्स अगर मैंने यहाँ पे लिए थे तो मैं लाइन खींच के यहाँ लिख रही हूँ 45,000 के, वो हो गए 45,000। एक एक वर्ड बता के कर रही हूँ। और उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी हमारी मैंने 4 में सॉल्व करी थी, और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 5th हो गया। तो ये कितना हो गया 31,000 ये हो गया, और ये कितना हो गया 1,02,650 जो अभी सॉल्व किया था, ठीक है। और इसका टोटल यहाँ कर देती हूँ, जगह थोड़ी सी कम है तो मैनेज कर लीजिएगा। ये आ रहा है 1 लाख, इसको हम टोटल करेंगे 1,78,650, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1,78,650 आ रहा है टोटल करके, ठीक है। ये जो पीछे इन सबको टोटल करके, और बाकी इन सबको करेंगे यानी 1 + 2 + 3 करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट आएगा 11 लाख। मतलब लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 11 लाख का, ठीक है। और आपको पता है मैच होनी चाहिए, लायबिलिटी इज इक्वल टू हमारी एसेट होनी चाहिए। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। और अभी एसेट, नॉन करेंट एसेट वाला हमने कॉलम सॉल्व किया था जो कि हमारा 6 पे था। उसके बाद हमने यहाँ पे किया, नेक्स्ट वाला हमने किया था, मतलब इसी में टेंजिबल है, इंटेंजिबल किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था, 6 7 8 पे किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, अदर हमारे करंट एसेट 9 नंबर पे किया था, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अदर करंट ये 9 पे, ठीक है। ये पूरा लिख दिया। अब इसको फटाफट से लिखते हैं। 6 पे आ रहा है हमारा 6,99,000 आ रहा था जो हमने सॉल्व किया अभी नोट्स में। उसके बाद आ रहा था 1,40,000 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 90,000। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आएगा 9,29,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी करंट एसेट को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट टोटल कर रही हूँ, आप लोग ने मैंने सॉल्व कर दिया था। करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल सबको आप ऐड कर लीजिएगा। सबको ऐड करके आपका आएगा 1,71,000, ठीक है। मैंने एकदम ही पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको करेंगे, जो भी हमारी जितनी भी एसेट है, मतलब नॉन करंट को भी और करंट को भी, सबको 1 + 2 करेंगे। 1 + 2 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा हमारा 11 लाख आ जाएगा। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट आ रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो सकता था क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, और एक एक चीज़ मैंने बहुत बेसिक से कराई है, अच्छे से समझाई है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें। अगर एक बार में समझ नहीं आता कोई टेंशन की बात नहीं है, 2 से 3 बार में देख सकते हैं। और प्लस माइनस वाला रूल भी बता दिया, बस उतना याद रखना, काम हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।